नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के इस टॉपिक में हम एक्सरसाइज के रूप में कुछ सेंटेंसेस को लेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इस प्रकार से क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। ही शेड टू हर, आर यू my class teacher? Second, she says to Rohan, do you know me? Next, third, they shall watch a beautiful cat is. Teachers share to students, birds fly in the sky. Fifth question है, she shared to her father buy a new pen for me, please. डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज के रूप में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम में हो या अदर किसी लोकल एग्ज़ाम हो, चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न इसी टाइप का एक क्वेश्चन होगा और इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाता है ये सीखा जाता है। क्वेश्चंस पूछने के दो तरीके होते हैं। एक तो सीधा क्वेश्चंस प्रश्न के ऊपर लिखा होगा। जैसे आपके 10th की बात करूं तो सेक्शन सी के अंदर एट क्वेश्चन जो है ये कई बार पूछा जाता है, या सीक्वेंस में मैं कहूँ तो 12 या 11-12 में कहीं पर भी आता है। क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, लेकिन सेक्शन सी के अंदर इसका जो सेक्शन सी के अंदर जो क्वेश्चन 12th के अंदर ये पूछा होगा कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो जो सेंटेंस लिखे होते हैं उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए। अब देखो, एग्ज़ाम स्कूलिंग एग्ज़ाम की बात की जाए तो दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो या तो सीधा इससे क्वेश्चन से इसको सीधा इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिएगा, लेकिन 10th बोर्ड के पिछले जो पेपर्स देखे जाए या पिछले जो एग्जाम्स में प्रश्न पूछा गया है तो वहाँ पे यहाँ कुछ सॉल्यूशन किया जाता है। यानी कि यहाँ पे टीचर आपको या पेपर सेटर जो है वो ही यहाँ पे लिखा देगा, ही आस्क्ड हर, शी आस्क्ड रोहन, they surprised या they exclaimed, इतना लिख के देंगे। या टीचर told students, she requested her father। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको नरेशन के टॉपिक में पूछे जाते हैं। दो टाइप से मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन, एक तो सीधा सेंटेंस देंगे, इसको सीधा इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए, एक तो होता ये। और मैं कह रहा हूँ पिछले कुछ वर्षों से पेपर सेटर्स जो है वो इस टाइप के सेंटेंस को यहाँ तक आरवी की वर्ब फिलअप करके देते हैं, जो आपके लिए थोड़ी
और भी इजी हो जाता है इस क्वेश्चन को करने का। बोर्ड के 10th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक एक नंबर का क्वेश्चन होता है प्रत्येक। तो 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत इजी भी होता है जब आपका कंसेप्ट क्लियर है, टॉपिक क्लियर है। चलिए आज हम सेंटेंसेस को चेंज करते हैं ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है और ज़्यादा बिल्डअप हो कि आपने पिछले जितने भी वीडियोस देखे हैं नरेशन के और उसके बाद आपने प्रैक्टिस की होगी अपने घर पे, फिर भी इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस में लेते हुए भी कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो के माध्यम से इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझाता हूँ। ध्यान दीजिएगा। He said to her, "Are you my class teacher?" एक क्वेश्चन किया है, दोनों ही थर्ड पर्सन में। He said to her, उसने उससे कहा, "Are you my class teacher?" क्या तुम मेरे कक्षा अध्यापिका हो? ऐसा क्वेश्चन पुटअप किया गया। इसको नरेशन इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है he asked। जब आस्क दे दिया है, यहाँ पे शेड को आस्क में कैसे क्यों किया ये आपको सबको पता है, पिछले वाले वीडियो में हमने अच्छे तरीके से सीखा है ना, क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट जो इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ है, इसलिए आस्क को हमने शेड को हमने आस्क में किया। अब ध्यान दीजिएगा कनेक्ट वर्ड क्या आएगा, कनेक्ट वर्ड यहाँ पे इफ आई या वेदर आएगा। हम जो में दोनों में जो उचित है वो लगाइए, दोनों ही सही है। या वेदर का यूज भी कर सकते हैं और इफ का कर सकते हैं, लेकिन वेदर का स्पेशली यूज जैसे ये पूछा ना आर यू माई क्लास टीचर, यस या नो टाइप का क्वेश्चन होता है, अधिकतर वहाँ मोस्टली वहाँ यूज होता है। बट आप वेदर का यूज जहाँ भी कर सकते हैं। मैंने कहा ना वेदर का स्पेशली यूज वहाँ होता है जहाँ प्रश्न के अंदर यस या नो, प्रश्न तो पूछ लिया फिर उसमें यस या नो का बारे में पूछा गया होता है, तो वहाँ वेदर का यूज, जहाँ चाहत बताई जाती है या फिर जहाँ चॉइस की बात की जाती है वहाँ वेदर का यूज़ होता है। बट आप यहाँ पे वेदर का यूज़ करोगे तो भी गलत नहीं होगा, बट हम इफ को लेते हैं और कनेक्ट वर्ड यहाँ पे इफ का प्रयोग करते हैं। और इफ कनेक्ट वर्ड का प्रयोग करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस बनेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। कहने का मतलब है कनेक्ट वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू सन का नियम। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम होगा कि सन के नियम को हमने भली भांति सीखा है, अच्छी तरीके से सीखा है। ये आपको स्टेप्स, ये सन का नियम कंफर्म और क्लियर याद होना चाहिए, तो आप कहीं पर भी गलती नहीं करोगे। चलिए हम यू को चेंज करते हैं। सन के नियम के मुताबिक यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में हर है और हमें बनाना है सब्जेक्टिव केस, तो क्या होगा, सी होगा। क्या बनेगा, इफ सी। अब ध्यान दीजिएगा टेंस क्या है इसमें, टेंस यहाँ देखो डियर स्टूडेंट्स प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ पे जनरली सिंपल प्रेजेंट को शो किया गया है। यहाँ आर जो है वो मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है और माई क्लास टीचर एज ए कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है, तो इसमें हम कह सकते हैं ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो इसको हम जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पास्ट में हो जाएगा। कहने का मतलब ये बी फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म है और बी की सेकेंड फॉर्म यहाँ अप्लाई होगी, तो सी के बाद बी की जो सेकेंड फॉर्म अप्लाई होगी वो हो जाएगी वॉज, और माई चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और माई पॉजिटिव आई का है तो ही का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हिज क्लास टीचर। समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स। इस प्रकार से हम साधारण से सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। दूसरा सेंटेंस को देखते हैं क्या इसमें है। सी सेज टू रोहन, उसने रोहन से कहती है, डू यू नाउ मी, क्या तुम मुझे जानते हो, है ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या परिवर्तन होगा। देखो इसने दे दिया आपको, जनरली आपको यहाँ पे दे दिया है सी आस्क्स दे रखा है। आगे आप कनेक्ट वर्ड का प्रयोग करते हुए आगे वाले इन्वर्टेड कॉमे वाले सेंटेंस का टेंस यदि बदलता है तो बदलिएगा। सन के नियम के मुताबिक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज करिएगा, टाइमिंग चेंज होती चेंज करिएगा, नहीं तो फिर जो है वो। अब देखो यहाँ टेंस प्रेजेंट है इसलिए वहाँ के टेंसेस में कोई किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले हम कनेक्ट वर्ड का प्रयोग करेंगे इफ, उसके बाद हम लेंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कौन है, यू, और यहाँ पे रोहन है। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ रोहन लिखने के बजाय रोहन का जो प्रोनाउंस यूज होता है सब्जेक्टिव केस में वो प्रयोग करोगे। क्यों, क्योंकि रोहन एक बार यहाँ पे यूज हो चुका है। इस रोहन को बार बार रोहन में दर्शाने के बजाय हम रोहन का सब्जेक्टिव केस यूज लेंगे प्रोनाउन के रूप में। तो आर यू नाउ वेरी वेल, रोहन सब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा बाहर प्रेजेंट टेंस है, बाहर प्रेजेंट टेंस है तो यार टेंस में बदलाव नहीं होगा। अब जब प्रेजेंट टेंस में बदलाव नहीं होगा, लेकिन ये अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव बनना है, साधारण सेंटेंस बनेगा। ये थोड़ा क्लिष्ट टाइप सेंटेंस लग रहा है लेकिन बहुत ईजी है यदि आपको रूल्स पता है। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या तो यहाँ पे
न्यू कर देते हैं, सेकंड फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, या फिर नाउ को नाउ रहने देते हैं। ये गलतियां करते हैं, तो गलती नहीं करनी। या प्रेजेंट टेंस हो और डू या डज के साथ नॉट नहीं दिया हुआ। क्या कहा मैंने कि प्रेजेंट आरबी में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो और इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया सेंटेंस यदि इंट्रोगेटिव प्रेजेंट सिंपल का हो जो डू और डज से प्रारंभ हो, तो डू डज के साथ नॉट का प्रयोग नहीं हो तो वर्ब अप्लाई होगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस। यानी कहने का मतलब प्रेजेंट सिंपल वापस टेंस रहेगा। तो हमारा कर्ता जो है यहाँ पे ही है, इसलिए नाउ के साथ हम एस का प्रयोग करेंगे, ही नाउस। क्या करोगे? अब आप कहोगे सर नाउस कैसे आया? तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि इसके टेंस में बदलाव नहीं करना है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, वापस प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। लेकिन यहाँ नाउस क्यों आया, डू कहाँ गया? क्योंकि डू कहाँ गया उसका मैं जवाब देता हूँ कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, क्या बोला मैंने? जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और उसको जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हो, पुनः सुनिएगा, इनवर्टेड कॉमा में जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ हो उसको जब भी आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलोगे तो वो सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाएगा। कहने का मतलब वो साधारण वाक्य बनेगा, है ना। ये हेल्पिंग ग्रुप से प्रारंभ हुआ तो ये वाक्य जब इंट्रोगेटिव स्पीच में बदला जाएगा तब इसमें सब्जेक्ट पहले आएगा और बाकी वाली जो क्रिया है जो हेल्पिंग वर्ब है जैसी यूज होती है अकॉर्डिंग टू उसको यूज करनी है। और यदि इंट्रो नेगेटिव है, कैसा नेगेटिव? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है ना। इंट्रो नेगेटिव है तो उसका जो हम इनडायरेक्ट स्पीच बदलेंगे तो ये सेंटेंस क्या बदलेगा? नेगेटिव में तब्दील हो जाएगा। ये बात मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाई थी और मैंने पुनः आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए बताया है। डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ प्रेजेंट टेंस है इसलिए यहाँ के टेंस में बदलाव नहीं होगा। सब्जेक्ट हमने ही बदला अकॉर्डिंग टू सन के नियम के हिसाब से यू यहाँ ही आ गया। अब ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस से बनेगा क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस है। प्रश्नात्मक वाक्य साधारण वाक्य बनेगा। तो साधारण वाक्य प्रेजेंट सिंपल में जब आप साधारण बनाते तो क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म या एस और एस। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ एस और एस का प्रयोग होगा। तो हमारा सब्जेक्ट ही है इसलिए यहाँ पे नाउस का प्रयोग होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझा रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ। ही नाउस। अब ऑब्जेक्टिव केस में मी दिया हुआ है, ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्टिव केस में मी दिया हुआ है यानी कि आई का सदस्य है, दूसरी भाषा में बोले तो आई का मी होता है तो आई चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और ये मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस में होता है तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हर होगा। डी स्टूडेंट समझ गए होंगे क्या मैंने बोला यहाँ पे और क्या समझाया। यानी ऐसा सेंटेंस यदि आपको प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए और प्रेजेंट सिंपल यहाँ पे अप्लाई करे या फ्यूचर सिंपल अप्लाई करे और स्पेशली इस टाइप का सेंटेंस देंगे जहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज होता है ना। यहाँ पे नाउस का प्रयोग होगा या नाउ का भी हो सकता है। यदि यहाँ पे मेरे प्लूरल सब्जेक्ट होता और यहाँ पे यू आता तो नाउ आता, दे आता तो नाउ आता, है ना। समझ गए होंगे ना। और दूसरी बात, दो बातें और दूसरी शब्द और मैं समझाता हूँ इसके बाद। चलो इसके बाद हम एक और इस पर वापस अपन प्रैक्टिस करेंगे कि यहाँ पे स्टूडेंट कन्फ्यूज है इसको किस प्रकार से ईजी वे में लेते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस को लेते हैं। इसको डू और डज के साथ नॉट नहीं हो तो क्या होना है और डू और डज के साथ नॉट होता है तो क्या होना है, इसके ऊपर अपन थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे इन सेंटेंसेस के बाद। चलिए अगला सेंटेंस है, दे सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल कैट इज। देखो मैंने इज दे रखा है। दे सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल कैट। व्हाट शब्द जो यूज हुआ है आपको पहले समझाया गया है। यहाँ पे विस्मय बोधक चिन्ह है, इसका मतलब ये एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है। और पेपर सेटर ने आपको एक्सक्लेम्ड वर्ब लिख के दे दी है, आपका काम और इजी कर दिया है। आप इसको सॉल्व करिएगा। दे एक्सक्लेम विद सरप्राइज। ध्यान दीजिएगा यहाँ कभी भी सरप्राइज नहीं यूज करोगे या सरप्राइज रखोगे। दे एक्सक्लेम विद सरप्राइज। कनेक्ट वर्ड क्या आएगा? दैट आएगा। कनेक्ट वर्ड क्या आएगा? दैट आएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, व्हाट का प्रयोग वापस हम नहीं करेंगे और यहाँ पे दैट का प्रयोग करने के बाद तुरंत हमें नाउन की जरूरत है। किसकी जरूरत है? नाउन की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे एक आर्टिकल यूज हुआ है, वो आर्टिकल किसके लिए यूज हुआ है? इस नाउन के लिए, कैट के लिए। तो इस यहाँ पे ए और एन आर्टिकल होगा, उसको हम द में तब्दील कर देंगे। इस बात का ध्यान रखोगे। ये सेंटेंस है तो इजी, लेकिन एक बार दिमाग में आपके बैठ गया
तो इजी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे ए एन और यदि बहुवचन वहाँ पे नाउन होते तो आर्टिकल नहीं यूज, तो भी आपको यहाँ पे द लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में हम डेफिनेटली उस चीज़ की, उस वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे द आएगा। किस कैट की बात करें? जिस कैट की हम बात करें वो कैट सुंदर है ना। दे एक्सक्लाइम विद सरप्राइज दैट द कैट। अब ध्यान दीजिएगा, सरप्राइज दैट द कैट। अब यहाँ मैन वर्ब लोगे, मैन वर्ब यहाँ पे इज है और पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में यहाँ पे कैट के साथ बी की सेकेंड फॉर्म वॉज का प्रयोग होगा, द कैट वॉज। अब आपको ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, उसके आगे एक और एडवर्ब जोड़नी पड़ेगी, वो एडवर्ब होगी वेरी, क्योंकि इसको और ज्यादा क्या कहते हैं, अतिशोक्ति अपन कह सकते हैं, इसको और अति सुंदर बनाने के लिए वेरी का यूज करेंगे। जो हमें यहाँ पे यूज लेना है शब्द आएगा वेरी, वेरी, और उसके बाद जो यहाँ एडजेक्टिव है वो यूज करोगे वेरी ब्यूटीफुल। समझ में आया डियर स्टूडेंट्स? यानी एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस जो व्हाट से प्रारंभ होता है या हाउ से प्रारंभ होता है उसको इस तरीके से बदला जाता है। चलिए हम अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अगला सेंटेंस है टीचर सेड टू स्टूडेंट्स बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको लिख कर दे दिया है टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स, कनेक्ट वर्ड का यूज करिएगा दैट। अब आपको पता है बार पास्ट टेंस भले ही है, ये चीज़ अपने प्रीवियस वीडियो में बता दी गई थी कि आर वी में पास्ट टेंस हो और यदि इनवाइटेड कॉमे में दिया गया सेंटेंस, कहने का मतलब इसको आर एस कह सकते हैं हम, या रिपोर्टिंग स्पीच कह सकते हैं हम। इसमें दी गई जो वर्ब है वो जो सेंटेंस दिया गया है वो यदि यूनिवर्सल ट्रूथ का हो या हैबिचुअल एक्शन का हो या परमानेंट वर्क का हो या ज्योग्राफिकल फैक्ट हो या साइंस का फैक्ट हो या रूल्स ऑफ मैथ हो या कोई इडियम्स या प्रोवर्ब्स या स्टेटमेंट हो, तो कहीं भी इस वाक्य के टेंस में कतई बदलाव नहीं करेंगे, कभी बदलाव नहीं करेंगे। यानी टीचर ने कहा था पास्ट टेंस है, यहाँ पे आप फ्लाई की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ये सार्वभौमिक बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पास्ट में भी उड़ते थे, फ्यूचर में उड़ेंगे और वर्तमान में उड़ते हैं, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार के टेंसेस में बदलाव नहीं करेंगे। यदि आपने अब V2 का अप्लाई कर दिया, V2 अप्लाई होते इसकी मीनिंग क्या निकलेगी कि पक्षी आसमान में उड़ते थे, इट मीन्स अभी क्या वो उड़ नहीं रहे। तो यहाँ पे हमारी जो बात है, जो यहाँ का जो स्टेटमेंट है, जो बात कही गई उसके अनर्थ हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, इसलिए यहाँ हुबहू वो सेंटेंस रखोगे, टेंस में बदलाव नहीं करोगे डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, समझ गए डियर स्टूडेंट्स? टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स दैट बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस होने की वजह से हमने इस प्रकार के सेंटेंस में टेंसेस का कोई बदलाव नहीं किया। अगला सेंटेंस और दिया गया है, सी सेड टू हर फादर, सी रिक्वेस्टेड हर फादर, उसने अपने पिता से रिक्वेस्ट किया। बाई यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वहाँ पे अपन अक्सर कौन सी वर्ब यूज लेते थे? शेड की जगह एडवाइस यूज लेते थे, ऑर्डर्ड यूज लेते थे, एडवाइस रिक्वेस्टेड यूज लेते थे। बट अपन को यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर है कि वो अपने पिता से क्या कर रही है? रिक्वेस्टेड कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, निवेदन करेगी। पिता से हर बच्ची हो या बच्चा हो अक्सर रिक्वेस्ट का भाव देता है, तो यहाँ पे अपन यहाँ पे जो वर्ब यूज लेंगे वो रिक्वेस्टेड यूज लेंगे। क्या लेंगे? रिक्वेस्टेड। शी रिक्वेस्टेड हर फादर, कनेक्ट वर्ड क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स? वन से बिगन है इसलिए यहाँ पे टू आएगा। टू के बाद देखिएगा यहाँ पे बाय वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, बाय टू बाय अ न्यू पेन फॉर। अब मी यूज होगा अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। मी ऑब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा और प्लीज को हम पुनः नहीं लिखेंगे। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप इजीली
इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने 5 सेंटेंसेस आपके समक्ष रखे नरेशन के। इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप कहीं भूलने की या फिर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लगातार आप वीडियोस देखिएगा, जितने भी वीडियोस बनाए गए हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पर, उसको आप स्टेप बाय स्टेप देखते हुए अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को किस तरीके से बदला जाता है वो यहाँ पे अपन ने सीखा है, वीडियो में भी सिखाया गया। चलिए हम कुछ सेंटेंसेस और लेते हैं और उसको बदलते हैं। अगला जो सेंटेंस है जिसका मैंने अभी बताया था कि ऐसे कंफ्यूजन अभी आपके सामने आता है तो क्या करोगे, कैसा कंफ्यूजन, जैसे ही शेड टू हर फ्रेंड, डू यू टीच मैथ्स। एक, she says to me, do you play football every Sunday? अगला सेंटेंस, Kamal said to Mohan, does he not buy milk from मार्केट। 3 सेंटेंसेस मैंने आपके समक्ष रखा। कुछ कंसेप्ट यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स। जहाँ डू विदाउट नॉट और डू या डज विथ नॉट, तो क्या चेंजेस होते वो अपन सीखेंगे। पहला सेंटेंस है ही सेड को क्या करेंगे, आस्क्ड करेंगे, क्योंकि उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ही आस्क्ड हर फ्रेंड, कनेक्ट वर्ड इफ, यू जाएगा हर फ्रेंड। यहाँ पे हर फ्रेंड, हिज फ्रेंड, दैट इज नॉट इश्यू। हर फ्रेंड कहा तो भी कोई बुरी बात नहीं है, पॉजिटिव केस है। और यहाँ पे कोई भी, यहाँ ऐसा नहीं कई स्टूडेंट के आंसर यहाँ हिज आना चाहिए था, जरूरी नहीं है। ही सेड टू हर फ्रेंड, उसने उसकी फ्रेंड से कहा, दैट इज नॉट इश्यू, समझने वाली बात है। यहाँ हिज भी लोगे तो भी गलत नहीं है और हर भी अपनी जगह सही है और हिज भी सही है, जरूरी नहीं है ये इसका अपने मित्र से बात करे, ठीक है ना। आप चाहो तो यहाँ हिज रखो या हर रखो, दैट इज नॉट इशू। चलिए ही आस्क्ड हर फ्रेंड इफ, यू गया, हर फ्रेंड है। अब हर फ्रेंड को अपन यहाँ मेल के रूप में लेंगे तो ही यूज करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, बाहर पास्ट टेंस है, डू के साथ नॉट का प्रयोग नहीं हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, डू या डज के साथ नॉट नहीं हो, नॉट का प्रयोग नॉट नहीं हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलोगे। और बाहर पास्ट टेंस है तो दिए गए सेंटेंस के अंदर जब चेंज करोगे तो V2 हो जाएगा। ध्यान दोगे, डू डज यानी इनवर्टेड कॉमे में यदि डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और उसके साथ नॉट नहीं हो, कहने का मतलब इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस नहीं हो, तो V2 होगा। कब होगा, जब बार पास्ट टेंस होगा तो टेंस बदलेगा, सीधी बात है। यहाँ टेंस बदला जाएगा तो क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा, टॉट मैथ्स। क्या बात बताई मैंने कि यदि डू डज यानी इन्वर्टेड कॉमे के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसके साथ डू या डज का प्रयोग किया गया और प्रेजेंट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ सेंटेंस हो और उसके साथ भी नॉट का भाव नहीं हो और उसको इनडायरेक्ट स्पीच बदलती हो और बार पास्ट टेंस हो, कुछ बातें इसमें ध्यान रखनी होगी। यदि यहाँ V2 है, कहने का मतलब जब पास्ट है तब टेंस बदलती है और टेंस बदलती है तो डू या डज के साथ नॉट नहीं है तो आएगा V2। यहाँ हमने यूज कर लिया टॉट। अगला सेंटेंस और समझते हैं, और उसमें नॉट दिया हुआ उसका क्या होगा, नॉट नहीं दिया तो उसका क्या होगा। चलिए इसको बदलते हैं। शी
she asks me, कनेक्ट वर्ड if, यू गया आई में, डू के साथ नॉट है क्या, नहीं, तो प्ले का क्या हो जाएगा, क्या होगा, प्लेड होगा, नहीं होगा। प्लेड क्यों नहीं होगा, क्योंकि बार प्रेजेंट टेंस है। यदि प्रेजेंट टेंस बार है, क्या बोला मैंने, यदि आरबी के अंदर प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है और डू डज के साथ नॉट नहीं है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी या एस और ईएस का यूज होगा। जैसा सब्जेक्ट यहाँ यूज होगा उसके अनुसार प्रेजेंट सिंपल अप्लाई होगा। ये थोड़े से सेंटेंस धैर्य के साथ और थोड़ा इजी वे में आप समझने की कोशिश करोगे तो समझ जाओगे अच्छी तरीके से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने सेकेंड फॉर्म अप्लाई की थी, क्यों की थी, क्योंकि हमारा टेंस पास्ट था आरबी का, तब टेंस बदला। अब यहाँ पे हमारा टेंस प्रेजेंट सिंपल है या फ्यूचर टेंस यूज था, यहाँ टेंस बदला नहीं जाएगा। जब टेंस नहीं बदलेंगे तो वापस प्रेजेंट सिंपल रखेंगे, उसका अफर्मेटिव बढ़ेगा तो आई के साथ प्ले होगा। और एस और एस कब यूज था तो आपको पता है, यदि यहाँ पे करता ECET या किसी नाम होता तो प्लेज होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल एवरी संडे, समझ गए। इस तरीके से इस सेंटेंस को चेंज करते हैं। अगला सेंटेंस लेते हैं जिसमें नॉट का प्रयोग किया गया है। कमल, शेड को क्या करोगे, आस्क मोहन, कमल आस्क्ड मोहन इफ, डज से स्टार्ट है और कर्ता सब्जेक्ट जो ही है चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर ये रखेंगे। अब ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, डू या डज के साथ जब नॉट दिया हुआ हो, क्या बात बताई जा रही है कि डू या डज के साथ नॉट दिया गया हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलोगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिड नॉट प्लस V1, डिड नॉट प्लस V1, एक तो ये होता। और यदि बार प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस होता, टेंस बदलेगा नहीं तो वापस डू डज नॉट वापस आएगा इसका नेगेटिव में। ठीक है, चलिए इसको पहले इसको बदलते हैं। ये चीज़ क्या है कि जब पास्ट टेंस बार हो तो वो डिड नॉट में बदला जाएगा, तो ही क्या हो जाएगा, डिड नॉट, ही डिड नॉट बाय मिल्क फ्रॉम मार्केट, ही डिड नॉट बाय मिल्क फ्रॉम मार्केट। समझ गए डियर स्टूडेंट्स। इस प्रकार के डू और डज कंफ्यूजन पैदा करते हैं, वो कंफ्यूज दूर करने के लिए मैंने आपको इस प्रकार के सेंटेंस को समझाया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और अभी जिसकी बात की गई थी कि बाहर प्रेजेंट टेंस और नॉट का भाव हो तो क्या करेंगे, चलिए हम इसको यहीं से लेते हैं और इस सेंटेंस को ही समझते हैं क्या बात बताई जा रही है। इसी सेंटेंस को हम वापस रखते ताकि समय का भी बचत हो और अपन कंटेंट्स थोड़ा अधिक समझ सके। डू यू नॉट, और या मैं हिज ले लेता हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। क्या पूछा, ही सेड टू हिज फ्रेंड डू यू नॉट टीच मैथ्स, है ना, डू यू नॉट टीच मैथ्स। नॉट का भाव नेगेटिव सेंटेंस है, क्या करोगे, ही सेड का क्या हो जाएगा, he asked his friend if he। अब ध्यान दो, क्या बात बताई जा रही थी कि डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 हो और बाहर पास्ट टेंस हो, शेड हो, तो क्या होगा, डू डज जो है वो डिड नॉट प्लस V1 में हो जाता है। ये अपने सीखा था, अभी सीखा था अपन ने, तो इसका क्या हो जाएगा, डिड नॉट हो जाएगा। ही डिड नॉट टीच, थोड़ा सा मैं इसको व्यवस्थित कर लेता हूँ, नॉट टीच मैथ्स। कई स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, डिड का प्रयोग करने के बाद या V2 का प्रयोग करते हैं, वो गलत है। डिड का प्रयोग होने के बाद किसी प्रकार का V2 का प्रयोग नहीं करेंगे। अब ये अगला जो सेंटेंस है, इसी सेम सेंटेंस को मैं यहाँ रखता हूँ, ही सेज टू हिज फ्रेंड डू यू नॉट
टीच मैथ्स। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये क्या कह रहा है, इस एक डायग्राम को पुनः समझते हैं कि यदि सैड होता है तो करेगा ये अप्लाई, और यदि सेज होगा या से होगा, से या सेज होगा तो क्या होगा, तो कुछ नहीं, वही टेंस नहीं बदलेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब वापस डू नॉट और V1 का प्रयोग होगा। इस प्यारे विद्यार्थियों, इस चीज़ को बहुत ही बारीक से समझिएगा, मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है कि बाहर प्रेजेंट टेंस होता है और डू से स्टार्ट नॉट साथ में दिया हुआ है तो क्या होगा, कुछ नहीं, डू और डैश वापस अप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। कैसे, ही आस्क्स his friend, he asked his friend, कनेक्ट वर्ड if यू गया his friend में ही हो जाएगा। do के साथ not दिया है तो होता था, पहले होता था we did not, कब होता था, जब बाहर पास्ट होता था। अब यहाँ पे प्रेजेंट है, जब बाहर प्रेजेंट है तो क्या होगा, डू डज वापस यूज होगा, हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे ही है इसलिए यूज होगा डज। अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो होता डू डज नॉट टीच मैथ्स। समझ गए डियर स्टूडेंट्स, है ना प्यारे विद्यार्थियों। इस तरीके से सेंटेंस इजी वे में डू या डज के साथ किस प्रकार से बदलाव करते हैं वो हमने यहाँ पे सीखा। स्पेशली एक अपन डिड का सेंटेंस को सॉल्व करते हैं कि यदि पास्ट में डिड दिया हुआ होता है तो किस प्रकार से बदलोगे। ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज ज़रूर करेगी, लेकिन आप यदि वीडियोस जो देखोगे उसमें सारी चीज़ें आपको भली भांति समझाई गई है। चलिए, श्याम said to me, did you solve maths in your school days? ये प्रश्न पूछा इसने। श्याम said to me, did you solve maths in your school day? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। श्याम asked me, connect word if और you जाएगा according to subject, सॉरी ऑब्जेक्ट, me का I बना। अब देखो डिड के साथ V1 का प्रयोग हो, चाहे डिड के साथ नॉट लगे, चाहे डिड के साथ विदाउट नॉट हो, यहाँ कहीं भी प्रकार के आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हैड प्लस V3 का ही प्रयोग करना पड़ेगा। बाहर पास्ट टेंस है और बाहर पास्ट टेंस नहीं है, डिड के साथ नॉट नहीं है तो V2 का प्रयोग करेंगे, पास्ट का अफर्मेटिव बन जाएगा, और नॉट दिया हुआ है तो वापस डिड नॉट आएगा। ये नॉर्मल सी बात है, प्रैक्टिस के माध्यम से और भी सेंटेंस हम क्लियर करेंगे। यहाँ आई आया और डिड के साथ नॉट नहीं है, कहने का मतलब बाहर पास्ट टेंस है तो पहले आप हेल्पिंग वर्ब हैड लगाइएगा और सॉल्व की थर्ड फॉर्म क्या करोगे, सॉल्व करोगे, फिर आप करोगे मैथ्स और इन प्रेपोजिशन योर चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। आई का पॉजिटिव माई होगा, यू का योर होता है, माई स्कूल डेज, स्कूल डेज। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार के हमने सेंटेंसेस सीखे डिड के और डू डज का, और भी कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस के माध्यम से हमने सीखा। एक और अपन सेंटेंस लेते हैं डिड का, जिसमें V2 कब होता है और डिड नॉट कब होता है, वो सेम सीधी सी बात है। एक सेंटेंस को आपके समक्ष, दो सेंटेंस रखता हूँ, उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। She said to me, did you go to school yesterday? एक सेम रखता हूँ, she says to me, did you go to school yesterday? बहुत प्यारे दो सेंटेंस दिए, कुछ बदलाव होगा, कुछ में बदलाव नहीं होगा। She asked me, क्या होगा,
शी आस्क्ड मी। अब यू गया अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मी का सॉरी पहले कनेक्ट वर्ड जोड़िएगा इफ, और यू माई का क्या होगा आई। अब देखो डिड के साथ विदाउट नॉट है, चाहे नॉट हो चाहे विदाउट नॉट हो, उसमें कोई लेना देना नहीं। बार पास्ट है तो बदलेगा हैड नॉट, हैड प्लस V3 में, हैड गॉन टू स्कूल द प्रीवियस डे। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस की आती तो क्या होगा, शी आस्क्स मी इफ। अब यहाँ देखो डिड के साथ नॉट का प्रयोग नहीं है, और बात प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो डिड V2 में हो जाएगा, पास्ट का इंट्रोगेटिव हो अफर्मेटिव हो जाएगा। इफ यू गया आई में, और गो का क्या हो जाएगा वेंट हो जाएगा, वेंट टू स्कूल यस्टरडे। समझ गए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है डियर, इस वाक्य के अंदर बाहर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो और डिड के साथ नॉट का प्रयोग नहीं हो तो V2 हो जाता है, और नॉट है तो वापस डिड नॉट होगा। ये चीज़ आपको महत्वपूर्ण ध्यान देनी थी। तमाम सेंटेंसेस में हमने अच्छी तरीके से सीखा, आगे और भी हम प्रैक्टिस करेंगे। अगले वाली वीडियो में हम टेंसेस की प्रैक्टिस लेके आएंगे। टेंसेस प्रैक्टिस के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पैसिव वॉइस के कुछ सेंटेंसों की लगातार हम प्रैक्टिस करेंगे कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके सेक्शन C जो है उसके अंदर टॉपिक टेंस, नरेशन और पैसिव के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। उसके बाद हम अगले सिलेबस का जो हमारा ग्रामर का टॉपिक है मॉडल्स को बाद में समझेंगे। इस पहले हम इसकी थोड़ी कुछ वीडियोस में हम प्रैक्टिस के माध्यम से आपका इस कंसेप्ट को और अच्छा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आज इस वीडियो में हमने इतनी ही प्रैक्टिस की, इस प्रैक्टिस को सीखेंगे। बार बार आप वीडियो को देखिएगा और इस प्रकार के सेंटेंसेस को अपने नोटबुक में उतारिएगा और लगातार प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।